So hey guys, welcome back to our channel and आज अपना Let's Talk series का episode 5 है and today we have none other than विदुल अग्रवाल। तो इसे तो इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है because he has created history not just getting AIR 1 in JEE Advanced but also creating a record by scoring highest percentage in JEE Advanced. तो मृदुल कैसा लग रहा है तुम्हें? काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब वो जो रिजल्ट वाला टाइम था वो काफ़ी एक्साइटिंग था। एंड बट हाँ ठीक है, उसके बाद सब कुछ यहाँ के मैंने रियलाइज सब नॉर्मल से हो जाता है। बट हाँ, रिजल्ट वाला टाइम काफ़ी एक्साइटिंग था उस 1 में 2 महीने वाला। कुछ अपना इंट्रोडक्शन दे दो, बेसिक सा, मतलब नॉन एकेडमिक चीज़ें उसमें ऐसा कुछ कहाँ ठीक है, से तो कैसे? बेसिकली मैं जयपुर से हूँ एंड मैंने जयपुर में कोचिंग की थी जेई की। एंड उसके अलावा थोड़ी हॉबीज़ में मतलब टेबल टेनिस एंड लॉन टेनिस खेलना पसंद है एंड थोड़ा बहुत गिटार सीखना शुरू किया था एंड दैट्स इट। तो मोस्ट ऑफ बच्चों का क्वेश्चन यही रहता है कि तुमने जेई एडवांस की प्रिपरेशन कहाँ से कैसे शुरू की थी? जेई ये वर्ड तुमने पहली बार कब सुना था? जेई वर्ड टू बी ऑनेस्ट मैंने पहले कोचिंग में एक्चुअली मैंने 9th में कोचिंग ज्वाइन की थी। उस टाइम कोचिंग ज्वाइन करने का पर्पस कोई जेई क्रैक करना या ये सब नहीं था। इन जनरल बेसिकली जो छोटे मोटे एसओएफ वाले ओलंपियाड्स होते हैं उनमें थोड़ा अच्छा परफॉर्म करना था। उसके बाद कोचिंग ज्वाइन करने के बाद थोड़े और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बारे में पता लगा, जेई के बारे में तब जाके पता लगा मुझे कि देयर समथिंग कॉल्ड जेई। धीरे धीरे उसके बाद 9th 10th में NTSC जूनियर साइंस ओलंपियाड्स इन सब के थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन करी थी। उसके बाद जेई प्रिपरेशन टू बी ऑनेस्ट 11th में आके शुरू की थी। हम जो ओलंपियाड प्रिपरेशन थी 9th 10th में KVPY NTSC की, उससे थोड़ा बूस्ट मिला था 11th क्लास में। बट हाँ, जो ओवरऑल प्रिपरेशन है जेई की रिगरस वो 11th में शुरू की थी। ओके, तो कोचिंग कहाँ से की थी तुमने? कोचिंग मैंने आलन जयपुर से की थी और क्लासरूम। So you started your preparation from 11th itself. या And which are the books you used during your preparation? कौन सी? बुक्स तो मतलब टू बी ऑनेस्ट काफ़ी वेरी करती थी। कभी मैंने हार्डली कोई बुक कंप्लीट करी थी। फिजिक्स की बात करें तो उसमें फिजिक्स मैंने पढ़ना शुरू फिजिक्स गैलेक्सी बुक से किया था, आशीष अरोड़ा सर की। तो बेसिक कॉन्सेप्ट का कैच वहाँ से लिया था मैंने। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी डिफरेंट बुक्स ट्राई करी थी। कभी कोचिंग का मॉड्यूल मतलब प्रैक्टिस के तो मोस्टली कोचिंग का मॉड्यूल किया था। उसके बाद कभी पाथ फाइंडर, कभी एक 200 पजलिंग प्रॉब्लम्स आती थी वो बुक। एक शशि भूषण तिवारी करके ऑथर की बुक आती है, वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे इन जनरल प्रिपरेशन के लिए। एंड अगर मैं किसी को सजेस्ट भी करूँगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक, तो वो मेरे हिसाब से परफेक्ट बुक रहेगी। बट अब बेसिक थ्योरी मैंने फिजिक्स गैलेक्सी से कवर की थी। उसके बाद क्वेश्चन के लिए अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग चीज़ें उठाई थी फिजिक्स में। जैसे कोचिंग का भी मटेरियल जो रहता है वो भी सफिशिएंट ही होता है? हाँ, कोचिंग मटेरियल काफ़ी हद तक सफिशिएंट रहता है। बाकी जो मटेरियल वो इंटरेस्ट के हिसाब से करता है। अगर किसी टॉपिक में इंटरेस्ट आने लगता है धीरे धीरे पढ़ते हुए, तो उसके लिए कहीं और से उठा के क्वेश्चंस कर लेते थे। बट हाँ, ये तो है कि कोचिंग मटेरियल इन जनरल सफिशिएंट रहता है पूरी जेई प्रिपरेशन के लिए। एंड मतलब एट द एंड जो पेपर भी दिया मैंने, जो मॉक टेस्ट होते थे एट द एंड जो एक्चुअल जेई पेपर था, उसमें भी मैंने रियलाइज़ किया कि जो कोचिंग मटेरियल था वो इनफ है एक अच्छा स्कोर, डिसेंट स्कोर मेंटेन करने के लिए। एग्जैक्टली, मेरा भी यही एड्रेस है कि सारे कोचिंग मटेरियल का नियरली सेम ही होता है, बट फर्क और बदलते हैं। अंदर जो भी मटेरियल रहता है वो कोरिलेट करते हैं। एग्जैक्टली। तो एलएन में ऐसी तुम्हारे कोई स्पेसिफिक फैकल्टी है जो तुमने अच्छे से पढ़ा हो? हाँ, 2-3 टीचर्स थे एलन के, मेरे मैथ्स के टीचर, फिजिक्स के टीचर एंड केमिस्ट्री टीचर भी काफ़ी अटैच था। तो इसलिए मैथ्स एंड फिजिक्स के टीचर से कुछ ज़्यादा अटैच था। उन्होंने पर्सनल अटेंशन काफ़ी दिया था एंड मतलब उन्होंने टाइम टू टाइम ट्रैक रखते थे कि मतलब कितना मटेरियल मैं कर रहा हूँ। एंड तो टीचर से काफ़ी अटैचमेंट हो जाता है। बढ़िया। एंड टीचर मतलब सबसे बेस्ट मेंटर्स होते हैं, हमेशा गाइड करते रहते हैं, फ्रेंडली भी होते हैं। तो टीचर के साथ जो अटैचमेंट होता है वो बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि तुम हर एक सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देते थे या फिर मैथ ज़्यादा फिजिक्स कम, ऐसा कुछ? मेरा टू बी ऑनेस्ट थोड़ा ऐसा रहता था कि मैंने शुरुआत थोड़ा फिजिक्स ज़्यादा पसंद रहती थी मेरे को। तो मैंने 11th में फिजिक्स को काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया था एंड फिर मतलब 11th एंड तक फिजिक्स काफ़ी मैंने होल्ड में कर ली थी। उसके बाद 12th में मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम मैथ्स एंड केमिस्ट्री को लगभग इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता था। फिजिक्स काफ़ी कम रहता था कि 2 दिन में एक बार जो प्रैक्टिस मटेरियल है वो कर लिया। बट हाँ, मेरा थोड़ा ऐसा था 11th पूरी फिजिक्स को दी काफ़ी ज़्यादा टाइम एंड 12th वाला काफ़ी टाइम मैथ्स एंड केमिस्ट्री का था। डेली ऐसे मतलब तुम इक्वल सब्जेक्ट टाइम देके करते थे या एक दिन में बस एक ही? जनरली मैं एक दिन में एक ही सब्जेक्ट करता था।
तीनों सब्जेक्ट एक दिन में हार्डली कभी करे होंगे, बट 1 या 2 सब्जेक्ट एक दिन में करता था। एंड पीसीएम में से कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद आता है? पीसीएम में से फिजिक्स सबसे ज़्यादा पसंद थी जे टाइम पे, एंड उसके बाद देन मैथ्स एंड देन केमिस्ट्री। बट टू बी ऑनेस्ट ये शुरुआत की बात थी जब जे प्रिपरेशन शुरू की थी, बट एट द एंड आते आते रियलाइज़ हुआ कि तीनों को ही इक्वली पसंद करने से ही स्कोर बैठेगा। तो एट द एंड तीनों को इक्वल इंटरेस्ट डेवलप हो गया था। एंड रिवीजन वगैरह कैसे करते थे? बैकलॉग अगर कोई आया तो उसे कैसे कवर करते थे? बैकलॉग इन जनरल मेरे नहीं रहते थे, कम रहते थे काफ़ी। तो बैकलॉग कवर करने के लिए मैं यही करता था कि वीकेंड में टाइम निकाल के कभी थोड़ा एक्स्ट्रा या फिर मतलब 1-2 सेटिंग ज़्यादा दे के, बट हाँ ठीक है, बैकलॉग इन जनरल कम रहते थे। रिविज़न के लिए मेरा स्ट्रैटेजी मतलब शुरुआत में थोड़ा इशू करता था रिविज़न, बट बीच में अराउंड 12th स्टार्टिंग से मैंने क्या करना, शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करा। लाइक जो भी कभी भी कोई चैप्टर रिवाइज करता तो उसमें एक रिवीजन के वक्त जो भी पॉइंट ऐसे देखती स्ट्राइक नहीं करता दिमाग में, उसको शॉर्ट नोट्स में लिखता जाता, एंड फिर एट द एंड बार बार उन्हीं को रिवाइज करता था, शॉर्ट नोट्स मॉडिफाई करना। देन जो भी टेस्ट पेपर्स कोचिंग में हुए उनसे जो पॉइंट्स कैरी ऑन हुए उनको नोट्स के अंदर डालना एंड बार बार रिवाइज करना, उसी से काफ़ी स्ट्रांग हुआ था। एंड शॉर्ट नोट्स आर इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू यू? मतलब हाँ, शॉर्ट नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? शॉर्ट नोट्स मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, बिकॉज जेई सिलेबस में ऑल दो फाइनाइट है बट स्टिल काफ़ी बड़ा है। तो एट द एंड आते आते आपको रिवीजन करने में काफ़ी इश्यूज होंगे। जब एक बार सिलेबस पूरा होना एंड रिवीजन का जो फेस है, वो रिवीजन वाला फेस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है अपने आप में। मतलब भले ही आपने 2 साल अच्छे से पढ़ा हो, बट रिवीजन के वक्त अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा है या मतलब कॉन्सेप्ट्स आपको इंस्टेंटनेसली दिमाग में नहीं आ रहे हैं, देन आपको पेपर में दिक्कत होगी। तो ये कहना चाहूँगा, शॉर्ट नोट्स मतलब मेरे को काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। एक जो पीरियड था शॉर्ट नोट्स से पहले का और जो शॉर्ट नोट्स के बाद का था, उनमें जो मेरे मॉक टेस्ट में स्कोर आते थे उनमें काफ़ी डिफरेंस आया। शॉर्ट नोट्स जब रिवीजन रिपीटेडली होने लगा था तो स्कोर्स मेरे काफ़ी बढ़ गए थे एग्जाम्स में जो मॉक टेस्ट होते थे। तो शॉर्ट नोट्स बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड मेथड वही है कि जो मैंने अभी बताया कि लाइक जब भी चैप्टर रिवाइज करो तब जो चीज़ दिमाग में स्ट्राइक ना हो सबसे पहले, लाइक देखती तो मैं लगता है कि कभी कभी कुछ टॉपिक्स होते हैं जो देखते दिमाग में आ जाता है पूरा कॉन्सेप्ट, कभी कभी कुछ टॉपिक्स को देखती दिमाग में पूरी चीज़ नहीं आती। तो उन टॉपिक्स को, उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को, ट्रिक्स को, जो भी है अपने शॉर्ट नोट्स में लिखते जाओ एंड रिपीटेडली लाइक महीने में हर टॉपिक को रिवाइज करते जाओ। ओके। एंड कॉलेज तुम्हारा कौन सा था जो भी मतलब 11th-12th में? लाइक कोचिंग इंस्टीट्यूट। कोचिंग के अलावा जो हाँ, जो स्कूल था, हाँ लाइक हम स्कूल बोलते हैं, तो हमारे स्कूल सेंट जेवियर स्कूल था, मेरा रेगुलर स्कूल था। तो वहाँ पे बोर्ड कौन सा था? सीबीएसई बोर्ड। तो स्कूल एंड कोचिंग कैसे मैनेज किया? फिर कोई बहुत लोग बोलते कि मैनेज हो ही नहीं पा रहा, स्कूल वाले बुला रहे हैं, कोचिंग बढ़ती है, कैसे मैनेज किया? टू बी ऑनेस्ट इस केस में मैं थोड़ा लकी था कि 12th में लॉकडाउन लग गया था। हाँ। तो वो थोड़ा इज़ ऑनलाइन क्लासेस लाइक सबने जैसे कि वैसी मैंने भी करी थी। एंड या तो स्कूल का लाइक एकेडमिक लिए तो इशू नहीं रहता था क्योंकि जो सिलेबस कोचिंग में ही है वही सिलेबस स्कूल में आता था। एंड मेरा ये कहना है कि अगर आप कोचिंग वाले सिलेबस को अच्छे से कर पा रहे हो तो स्कूल की जो स्टडीज़ है, उनके जो पेपर्स है, उनको करने में कोई इशू नहीं आना चाहिए इन जनरल। तो या मतलब 12th थोड़ा लॉकडाउन का ब्लेसिंग थी कि स्कूल नहीं जाना पड़ा। या डेफिनेटली लॉकडाउन में पता है बहुत लोग ऐसे डिस्टर्ब हो गए थे कि मतलब कब तक पढ़े, उनका पेशेंस लूज हो रहा था। तो तुमने अपने आप को कैसे कंट्रोल किया, मोटिवेटेड कैसे रहे? मोटिवेशन मतलब इस सिलेबस कंप्लीट करना है, जेई देना, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन था कि मतलब ये फ्रस्ट्रेशन जब रहता है जब कुछ होता नहीं है करने को, जब बट अगर आपको डेली गोल आपके पास सेट है कि मुझे आज रात तक ये कंप्लीट करना है या कल सुबह उठ के इस चीज़ का सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए कि मैं सुबह उठूँ तो मेरे दिमाग में रहना चाहिए कल मैंने रात को ये कंप्लीट करा था। यही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है अपने आप में। लाइक मैं जनरली सुबह उठ के लिस्ट आउट करता था कि दिन भर में क्या क्या कंप्लीट करना है, एंड एट द एंड रात को आते आते इसमें से टिक मार्क करता था कि ये कंप्लीट हो गया या ये अगले दिन कैरी फॉरवर्ड करना है। तो जो रात को जो चेकलिस्ट पे टिक करना, वही सबसे बड़ा मोटिवेशन और सेटिस्फैक्शन फैक्टर था। मतलब देखो आपने कि इसने किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं ली थी, इसने इंटरनल मोटिवेशन लिया है, वही इंपॉर्टेंट होता है। एक्सटर्नल मोटिवेशन काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए होता है, उसके इफेक्ट भी शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। तो जो भी मोटिवेशन चाहिए ना वो आपको खुद से ही लाना पड़ेगा। इवन तो आप कितनी भी आएगी इसकी वीडियो देखो, मेरे वीडियो देखो, उससे कुछ होने तो नहीं वाला, आपको थोड़ा एंटरटेन हो सकते हो। तो इंटरनल मोटिवेशन काफ़ी ज़रूरी है, उस पर ध्यान देना है। एंड कंसिस्टेंट तो तुम थे ही, बट कुछ लोग नहीं रह पाते थे, तो उसके लिए तुम क्या टिप देना चाहोगे कि
मतलब कई बार बैकलॉग लग जाए तो डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, फिर पढ़ाई करना बंद कर जाते हैं, तो इस केस में तुम क्या कहना? इस केस में ये कहना चाहूँगा कि मतलब डीमोटिवेट ऑब्वियसली कई बार फैक्टर्स आएंगे। 2 साल की जो प्रिपरेशन है तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आएंगे। मतलब मेरे भी कई बार थे कि कुछ एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हुए थे जिनके लिए काफ़ी मेहनत की थी, तो उनके लिए फिर काफ़ी डिमोटिवेशन बीच में हुआ था। बट वो डिमोटिवेशन 2 दिन की चीज़ थी मेरे लिए हमेशा से, कि हमेशा ये था कि आगे एक बड़ा गोल है जिसे अचीव करना है। छोटे मोटे कई मॉक टेस्ट में ऊपर नीचे नंबर होते थे, तो हाँ ऑब्वियसली 1-2 दिन सैड लगता था, बट ठीक है, टीचर्स से उस दिन टीचर्स से बात करके, पेरेंट्स से बात करके फिर वापस मोटिवेट हो जाने का। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स भी थे जिनके मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि जिनका पहले स्कोर अच्छा नहीं था, बट धीरे धीरे उन्होंने मतलब डीमोटिवेट नहीं हुए एंड कंसिस्टेंसी के साथ स्कोर उनका इम्प्रूव हुआ। एंड कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स थे जिनका पहले स्कोर काफ़ी अच्छा था, बट 1-2 मॉक टेस्ट में नंबर कम होते हुए वो डिमोटिवेट हुए, फिर वो डिमोटिवेशन कैरी फॉरवर्ड होते हुए उनका स्कोर धीरे धीरे कम होता गया। एंड जो परफॉर्मेंस वो दे पाते हैं एग्ज़ाम में एक्चुअल में, वो उनकी नहीं निकली। तो मोटिवेशन मेंटेन करना एंड एग्ज़ाम में कूल माइंडेड रहना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो अभी जैसे कि 11th एंड 12th में ना काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, तो वन ऑफ इट इज सोशल मीडिया। तो तुमने ये कैसे हैंडल किया सोशल मीडिया वाला डिस्ट्रैक्शन? सोशल मीडिया जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब मैंने भी काफ़ी इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब स्क्रॉल करना शुरू कर दिया था, एंड उनसे धीरे धीरे करके उनका एडिक्शन ही बढ़ता गया था। बट धीरे धीरे रियलाइज़ किया कि मतलब इन पे टाइम स्पेंड करने से मतलब प्रिपरेशन वाला टाइम काफ़ी कम हो रहा है। तो अगर वो टाइम में प्रिपरेशन कर दूँ तो एट द एंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म करूँगा, एंड अगर इसको 1 साल के लिए छोड़ दूँ तो कोई रिग्रेट्स नहीं रहेंगे एट द एंड। तो धीरे धीरे उनका टाइम कम करना शुरू किया मैंने। इनको एकदम से बंद करना भी पॉसिबल नहीं होता है, तो दिन में 2 घंटा स्पेंड करता है इस पर, तो 1 घंटा किया, धीरे धीरे कम किया। फ़ोन को साइलेंट करके कमरे से बाहर रख देता था। कभी कोई डाउट्स देखना होता था फ़ोन पे, तो उसके लिए डाउट्स को नोट डाउन करता था, एंड एट द एंड जब सैचुरेट हो जाता था तब उठ के एक साथ डाउट्स सॉल्व करता था। हाँ एग्जैक्टली। क्योंकि अगर एक एक डाउट है तो एक पहले डाउट देख लोगे, 5 मिनट डाउट देख लोगे, 15 मिनट हाँ। उसका सोल्व कर दोगे। इसलिए इससे बेहतर है कि सारे डाउट एक साथ देख लो। ये तो टाइम वेस्ट होता है, वो नहीं हो पाएगा। एंड जो सोशल मीडिया का एडिक्शन है ना, वो तो अभी मैं खुद भी रियलाइज कर रहा हूँ, बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि इनकी एल्गोरिथम स्ट्रॉन्गर होते जा रहे हैं। तो इसके लिए अपन एक ये चीज़ कर सकते हैं, अगर ट्वीट कर दो, अगर खुद पे उतना कंट्रोल नहीं है, नहीं तो जैसे मुझे ने कहा कि डेली कम करते रहो। एंड पर्सनली मैंने तो मेरा इंस्टाग्राम डीएक्टिविटी करा था, यही के टाइम है, दूसरा कोई सोशल मीडिया भी नहीं था उस टाइम पे इतना। यूट्यूब था, पर उस पर मोस्टली पढ़ाई करते थे, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी हेल्पिंग चैनल्स आ रहे थे। एंड इसके आगे जाता है कि मतलब ये एक डिस्ट्रैक्शन हुआ, एंड सेकेंड आता है कि गर्ल्स रिलेटेड डिस्ट्रैक्शन, सेक्सुअल थॉट्स वगैरह। तो इस पर तुमने क्या किया? बहुत लोगों को अभी दिक्कत आती है, मुझे डीएम्स आते हैं इंस्टा में कि कमेंट तो डायरेक्टली नहीं कर पाते, तो डीएम्स करते हैं। तुम्हें आंसर इसको कर देता हूँ। तो ये मतलब ठीक है, हाँ सबके साथ रहता है, आई नो, आई एग्री। मेरे साथ भी थोड़ा बहुत था, एंड ये चीज़ें और भी काफ़ी लोगों ने 2-4 जूनियर्स ने पूछ रखी हैं। तो मतलब ये रहेगा कि यार इस टाइम इस तरफ दिमाग मतलब खुद पे सेल्फ कंट्रोल करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बात पे। तो सेक्सुअल थॉट्स इस टाइप की चीज़ें वो आते हैं, सबको आते हैं, बट मतलब उन थॉट्स को ज़्यादा देर तक नहीं रहने देना वो तुम्हारी पावर है। तुम्हें खुद उतना सेल्फ कंट्रोल धीरे धीरे बिल्डअप होता है। तुम्हें खुद को ही सोचना है कि यार 1-2 साल अगर मैंने ये प्रिपरेशन को अच्छे से दे दिए, उसके बाद मेरे हाथ में है काफ़ी। उसके बाद कॉलेज में आके मैं बता रहा हूँ काफ़ी इंडिपेंडेंस मिल जाती है। उसके बाद एंड जो जे प्रिपरेशन तुम चीज़ें सीखते हो कि पढ़ाई को मेंटेन करना, जो प्रेशर हैंडलिंग करना एंड ये सब डिस्ट्रैक्शन से बचना, इससे काफ़ी मेच्योर होकर कॉलेज लाइफ भी काफ़ी अच्छे डिसीजंस ले पाओगे तुम। तो वो 2 साल प्रिपरेशन के अच्छे से अगर तुम बिना डिस्ट्रैक्शंस के सॉर्ट आउट कर लेते हो, तो आगे भी तुम्हारी लाइफ में काफ़ी हेल्पफुल डिसीजंस रहेंगे। तो लास्ट 1-2 मंथ से उन्हीं को बार बार रिवाइज़ करा, जो मॉक टेस्ट थे पुराने उन्हें रिवाइज़ करा, एंड जो शॉर्ट नोट्स थे उनको मॉडिफाई करा थोड़ा बहुत, उनको रिवाइज़ करा। एंड देन अगर किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में थोड़ा गैप लगता तो उसको किसी फॉरेन ऑथर से पढ़ा, या फिर टीचर से वापस समझा, या फिर नेट पे थोड़ा रिसर्च की उसके बारे में,